जिंदगी भर तेरी सांसें बनकर रहेंगे साथ हम। आप बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं तो डेफिनेशन नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका रैप भी चल जाएगा। तो सक्सेस की परिभाषा चेंज हो गई है डब्बू। यस, आज गानों से ज्यादा रील्स चल रही हैं। रील्स पे गाना कितना बज रहा है इज द सक्सेस बैरोमीटर। और आजकल तो लिरिक्स भी बहुत ही अजीब आ गए। अब ये नहीं बोल सकते, ये कारण नहीं दे सकते कि हमें मौका नहीं मिला। आप पब्लिक को एक विंडो में दिख रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा सन आके मुझे बोलता है आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं दिन में आपके लिए इतना पैसा कमा दूंगा। तो इट वाज लाइक डेजा वू कि मेरे पिता के साथ हुआ, फिर अगले 25 साल के बाद मेरे साथ वही चीज़ हो रही है। आपके फादर के बारे में कुछ बताएं ना। उन्होंने अपने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सारी किताबें, सारी चीज़ें जो हैं, वो सब चीज़ों को उन्होंने जमा करके सारा समंदर में फेंक दिया और कहा कि बस आज के बाद संगीत से मेरा नाता खत्म। मैं अपने बच्चों को संगीत में कभी नहीं जाने दूँगा। आज हमारे हैशटैग शो पे बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं। आज हमारे शो पे एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम अ लेगेसी फैमिली, जिनके फादर और जिनके सुपुत्र सब म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाए हैं। मैं बात कर रहा हूं none other than डब्बू मलिक। लेट्स वेलकम डब्बू। डब्बू भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि मैं एक म्यूजिक इंडस्ट्री के लेगेसी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। सरदार मलिक के लड़के, अनु मलिक के भाई, और दो आपके जो पोल, जो आपके बच्चे हैं जिन्होंने तहलका मचा रखा है इंडस्ट्री में। हाउ आर यू फीलिंग? देखिए ये जर्नी कैसा लग रहा है आपको? जर्नी जो कैरी कर रहे हैं हम, वो जिसकी नींव हमारे पिता ने डाली है, सरदार मलिक साहब ने। तो जो कुछ भी है वो उनकी वजह से है एंड द कॉस्मिक ब्लेसिंग्स आर देयर। आई ऑलवेज मेंटेन दैट कि जिसकी वजह से अमल, अरमान दोनों ने मतलब इस इंडस्ट्री में अपना नाम किया है और अपने संगीत की परंपरा को आगे लेके गए हैं। अभी रिसेंटली अमी जय तोमार का एक रिक्रिएशन मेरे बड़े बेटे अमल मलिक ने किया है, विच इज़ नाउ like the recreation, reinvention of that song. And our family is on such a big high with Sonu ji and Shreya singing, and all the classical bigwigs are appreciating. So बहुत appreciation जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। एक छोटी सी जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर अगर संगीत की परंपरा को हम आगे ले जाते हैं तो इससे बड़ी एक्साइटिंग एक पिता के लिए, एक बेटे के लिए, एक भाई के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। बहुत अच्छी। और यहाँ पे हमारी तो खैर दोस्ती, माय फादर वाज नोइंग योर फादर, मेरे बच्चे आपके बच्चों के साथ पढ़ाई करी है, तो ये जनरेशन है। और आपकी वाइफ से हमने कितनी मुलाकातें करी है। तो आप फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जिस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे थोड़ी फैमिली वैल्यूज़ के बारे में कम बातें होती है, या हम फैमिली वैल्यूज़ पे कम एक एक इम्पोर्टेंस देते हैं। जो आपसे हमारी दोस्ती है और जो आपकी परंपरा हम देख रहे हैं, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जोर किया। आप दोनों ने, ज्योति ने और आपने, दोनों बच्चों के लिए परवरिश, उनकी म्यूज़िक, उनकी शिक्षा पे आपने बहुत कुछ मेहनत करी है। उसके बारे में कुछ बताइए ना ज़रा। देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जब मेरा अपब्रिंगिंग हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी जो जनरेशन थी, यानी कि अनु भाई, मैं, अब्बू, हम लोग एक डिफरेंट लेवल की स्ट्रगल में बिजी थे और वहाँ पर ये था कि वी हैड टू मेक द एंड्स मीट एंड हेल्प आवर फादर इन हाउ वे, जैसा भी कर सकें। तो कभी-कभी वहाँ की सोच जो होती है वो अलग होती है। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो एक सिक्योरिटी लेवल तो थी और मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सिखाई, स्पेशली मेरे बड़े बेटे को, कि एक फैमिली ब्रदर्स की जो बॉन्ड है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, आप अलग-अलग दुनिया में कॉन्कर करो, लेकिन एक बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाना ज़रूरी है और अगर वो ऐसा करेगा नहीं तो अरमान को कौन सपोर्ट करेगा? तो ये मैंने बहुत छोटे से बचपन में ही इम्बाइब कर दिया था कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम सब मिलके, हमारे घर में एक गायक कलाकार है, एक संगीतकार है, तो दोनों इंडिविजुअल्स हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप अपनी-अपनी रेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को
उस हद तक जाना कि ताकि दूसरे को ऐसा लगे कि मेरे साथ कोई है। तो ये बहुत ज़रूरी था, जो मुझे शायद मेरे बचपन में नहीं मिला और मेरी ज़िंदगी में शायद वो चीज़ नहीं हो पाई, तो वो हमेशा मेरे माइंड में घर कर गई। और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री, यहाँ पर एक बार सक्सेस मिलने के बाद कभी ऐसा होता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि हमारी सक्सेस की वजह से दूसरे का फ़ायदा ना हो जाए या दूसरे हमारी चीज़ को यूज़ ना कर लें, तो कभी-कभी ये चूक हो जाती है। लेकिन मैंने अमूमन, जिसको कहते हैं ना कि अमूमन देखा है कि बहुत सारी फैमिली में, जैसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ मारवाड़ी फैमिलीज़ से, अग्रवाल फैमिलीज़ से, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फैमिली से या बहुत सारे ऐसे देओल फैमिली से, जहाँ पर एक फैमिली का जो स्वभाव है कि एक-दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और अच्छे बुरे वक़्त में बाँध के रहना और अगर कोई गिर रहा है तो उसको उठाना। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, लेकिन उसको मैं खुद पर्सनल लेवल पे अनुभव नहीं कर सका। इसलिए मैंने अपने बच्चों के अंदर ये डाली और फैमिली वैल्यूज़ को मतलब पकड़-पकड़ के, कूट-कूट के दोनों बच्चों में डाला और आज देखने के लिए है, आज मुझे खुशी होती है कि 2 इंडिविजुअल्स हैं लेकिन एक-दूसरे के लिए वो रेडी हैं कि वो एक एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। नहीं, ये बहुत, तो ये आपने प्लान किया था कि इसमें से एक को मैं सिंगिंग की दिशा में लेके जाऊँगा और एक को म्यूज़िक डायरेक्टर बनाऊँगा? ये प्लान था कि ये हो गया? डिस्कवरी हुई पहले, डिस्कवरी हुई। पहले डिस्कवरी हुई क्योंकि मैं बिल्कुल ही लीनिएंट फादर हूँ और मेरे को ज़्यादा किसी तरह किसी को पुश करने का मुझे शौक नहीं है, आई डोंट लाइक और बच्चों को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आई थिंक 12 या 13 साल की उम्र के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने अमल को डिस्कवर किया कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो मैं बहुत बड़ा एप्पल का फ़ैन था, एप्पल प्रोडक्ट्स का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ैन था और हमेशा मैं 5 साल अहेड सोचता था। तो कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो उसमें वो बहुत अच्छे से उसने काम किया और 7-8 साल की उम्र के अंदर जब मैंने अरमान की सिंगिंग पहली बार सुनी और मेरे पिता श्री सरदार मलिक ने कहा कि ये लड़का मुझे मुकेश साहब और रफ़ी साहब की याद दिलाता है। क्या बात है! तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं इसकी आवाज़ में मिठास है बेटा, इसको मेहनत करानी है और हम लोगों ने कभी म्यूज़िकली कमाल की कहानी पैराडॉक्स है कि माय फादर नेवर वांटेड अस टू बी म्यूजिशियंस। क्या बात कर रहे ही हैं! वांटेड ऑल ऑफ अस टू बी ग्रेजुएट्स, एजुकेटेड एंड डू डिसेंट जॉब्स बिकॉज़ उन्होंने इतना सफ़र किया था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं। और उसका विपरीत मेरे घर में हुआ कि जब मैंने डिस्कवर किया कि ये बच्चों में टैलेंट है, तो मैंने एजुकेशन को उनको इम्पोर्टेंस रखी कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी बनाया मैंने। और उनको बोला कि ये चीज़, ये मार्ग पे शायद हमें सक्सेस मिल सकती है। मिलना ज़रूरी नहीं था, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। तो दोनों बच्चों को मार्ग दिखाया, दोनों को मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये उन लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं। रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज़ दे से, दे क्रिएटेड हैवॉक। तो आपने एजुकेशन पूरी की है? मैंने आपने आई जैसे अभी आपने बताया, जो फादर आपके थे वो ही वाज़ फ़ोकस कि पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपने पूरा एजुकेशन किया हुआ है? like Anu did, my brother Anu Malik, he did MA and Masters in entire politics. Then Abu was, he did BCom with LLB and I did BCom with computers. So हम लोग सब लोगों का यही था कि जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या लेकिन बात है! किसी से ऐसा हुआ नहीं, सब संगीत में चले गए। तो ये आप आपका टेक्नोलॉजी के साथ बताइए। आपका टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत अच्छा संबंध है। हाँ, शायद हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा कम ज्ञान होगा। हाँ, आपने ऑलरेडी एक एल्बम भी बनाया है वो एआई जनरेटेड। हाँ, वो हसीन रात जब हम लोग ने ये वीडियो के बारे में जब मैं सोच रहा था, तो मैंने बोला कि हर आदमी अभी ऐसा कर रहा है और मैं एआई के बारे में बहुत सुन रहा था, तो आई वांटेड टू बी अब्रेस्ट विद व्हाट इज़ हैपनिंग। तो it started with hearing, recordings of how a famous singer's voice can be utilized and his tonation or quality can be, by somebody can sing, but आप बटन के प्रेशर से या बटन के प्रोसेस से आप उसकी वॉइस की क्वालिटी उसमें डाल सकते हैं। लाइक किशोर दा की बहुत सारे ऐसे गाने जो हम लोग गा रहे हैं और किशोर दा की वॉइस उसमें साउंड कर रही है। तो आई सेड आई गेट मोर इंटरेस्टेड, आई गॉट मोर इंटरेस्टेड एंड देन आई सडनली सेड कि वीडियो बनाना है रियल टू लाइफ, राइट? एंड जहाँ पर मैं खुद शायर बना और मेरा जो अगला शो है वो 21 दिसंबर को, उसमें मैं शायरों को, द पोएट्स ऑफ इंडिया, द लेजेंडरी पोएट्स जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गानों को और गीतों को, उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ।
और वहाँ उस वीडियो में मैं शायर बिना एक यंग लड़का और एक लड़की क्रिएट किया। आज सब पूछ रहे हैं कि वो हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? बिकॉज़ एआई जनरेटेड हुआ, लेकिन वो रियल टू लाइफ लगा। तो थोड़ा बताइए ना उसके बारे में। जब जब आपको ये आइडिया आया, राइट? हाँ, तो ये आपने किया कैसे? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि और एआई इज़ अ डबल एज सॉर्ड। जी। आप उसको अच्छी तरीके से और एक खराब तरीके से, गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आज कॉपीराइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी का फेस या किसी का चेहरा या किसी की आवाज़ विदाउट हिज़ परमिशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो हैं। नहीं हो सकता। लेकिन आज अगर आप समझो कि किसी एक ऐसी लोकेशन पे आर्टिस्ट को ले जाना चाहते हैं और आप नहीं ले जा सकते, तो आप उसको एक जगह पे शूट करके या उसका एक्शंस शूट करके, उसकी रिएक्शन शूट करके आप कर सकते हैं एंड यू कैन प्लेस इट इन एनी पार्टी, वेदर इट इज़ द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, कुछ भी कर सकता है। एंड द फ्यूचर इज ऑफ सिनेमा, जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, विदाउट एआई होगा नहीं। यू कैन नॉट स्टॉप द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वो तो होगा ही। और म्यूज़िक में भी हो रहा है और क्रिएशन ऑफ म्यूज़िक में भी हो रहा है। लेकिन ह्यूमन एंगल जो है, वो वो आप रिप्लेस नहीं हो पाएगा। रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि इमोशन से जुड़ी हुई है। इमोशंस जो हैं, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते थ्रू मशीन्स या थिंग। बट डेफिनिटली नेक्स्ट लेवल पर आप ले जा सकते हैं। आपके विजुअल्स को, आपके ऑडियो को, वीडियो को, आज आपकी मिक्सिंग, मास्टरिंग, इंजीनियरिंग में, आज गाना अगर आप घर बैठे किसी कॉन्सेप्ट से, अभी जो मेरा अगला वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो भी एआई का है, सो इट्स ऑन अ वॉर। अब ये सब चीज़ें के लिए अगर मैं वॉर क्रिएट करने जाऊँ, और तो इट विल बी लॉजिकली एंड बजट वाइज़ इट विल बी इलॉजिकल, कर नहीं सकते। लेकिन एआई की वजह से और एआई के प्रोसेसेस के थ्रू आई कैन ड्रीम समथिंग एंड बी एबल टू क्रिएट। तो आप एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और आज टेक्नोलॉजी का आपको इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, आपने खुद कंप्यूटर साइंस किया है। तो ये सब जो आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका इंटरेस्ट, ये सब कैसे आपको एक एक सो कॉल्ड एक आपके पर्सनैलिटी को फ़र्क पड़ता है, आपकी थिंकिंग को फ़र्क पड़ता है? जितना भी मैं आपको जानता हूँ, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। सो नाउ दैट यू आर अ म्यूजिक डायरेक्टर आल्सो, हाउ विल दिस हेल्प एंड सो हाउ डज़ देखिए, इट ऑल पुट टुगेदर? I have a content company which is a label, MW, where music is the forte. और यहाँ पर मैं younger programmers, arranger, lyrics writer, recordists, post engineers, इन सबको आई एम क्रिएटिंग, AI people, AI tools यूज़ करने वाले जो हैं, उन सबको एक संगठन जैसे बनाते हैं, वैसे मैं बना रहा हूँ। बिकॉज़ फिर एक गाइडेंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो अगर मैं यंगर जनरेशन को नहीं दूँगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। It's very important. So even if I'm singing my own songs and I'm creating the copyrights for myself and holding the rights, I'm also guiding younger creators, younger music directors, younger singers, lyrics writer to come forward and join MWM and create their own melodies, which we are, putting it across to the world and putting it on the platforms. जो हमारा जो भी इक्विटी है, वो हम एंडोर्स कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए। अगर आप अच्छा गा रहे हो और आपको जुड़ना है हमारे तो ये साथ, आपका एक तो प्लेटफ़ॉर्म बन गया है? जो एमडब्ल्यू, आपका जो हाँ। लेबल है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है? यस, तो मैं तो उसको आप लेबल नहीं कहूँगा, मैं इसको एक कम्युनिटी कहूँगा। क्या बात कर रहे हैं? तो ये भी मेरे ख़्याल से इस इंडस्ट्री में ये भी एक नया सोच है डब्बू, पहली बार कि आई कि डोंट कोई थिंक किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं तो किया। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, नाम नहीं लेंगे, जितने भी बड़े-बड़े बैनर हैं, आई थिंक यहाँ पे शायद जो आप कर रहे हो, कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं। टिपिकली इंडस्ट्री में लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अगर मैं करेक्टली इफ आई कैन से दैट, व्हिच यू आर नॉट डूइंग। आप उसमें अलग एंगल लेके आ रहे हो। आप नहीं बोल रहे हो कि आप एक लेबल बना रहे हो। आप एक कोलैबोरेशन प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हो, एब्सोल्युटली, जहाँ पे आप सबको मौका दे रहे हो, खुद आप मेंटर कर रहे हो। करेक्ट। जबकि आपके दोनों बच्चे ऑलरेडी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में, एक डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर, एक सिंगर है, फिर भी आप एनकरेज कर रहे हो कि और बच्चे और यूथ और टैलेंट को भी आप अपॉर्च्युनिटी दीजिए। तो ये तो बहुत बड़ी सोच है डब्बू। नहीं, और कोई मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सारे म्यूज़िक कंपोज़र्स, सारे बड़े-बड़े दिग्गज लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो जिनके पास पावर है, वो अपनी तरफ से एनकरेज करें, बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे द इंडस्ट्री कैन फंक्शन। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप ऑन डिपेंडिंग तो ऑन। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जिस आप जो हाँ, कर रहे हो, या बेसिकली आप मोनोपोलाइज़ नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, उसका रिवर्स कर रहे हो। और बहुत डिसहार्टनिंग है। जैसे अभी जैसे एक मोहन राधाकृष्णन करके एक सिंगर हैं, और ही इज़ 60 प्लस। आप सोचो, उन्होंने सारा जीवन कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर गाने,
उन्होंने सारा जीवन दे दिया संगीत को। आपका भी नाम संगीत है। संगीत को उन्होंने दे दिया लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला। मैंने उनके अंदर की जो व्याकुल था, जो उनकी डेस्परेशन थी, आई जस्ट मेट हिम एंड ही वाज़ लाइक सो इमोशनल। तो मैंने बोला कि आप किशोर दा के फैन हो, किशोर दा जैसा एक गाना मैं आपके लिए बनाऊँगा। क्या बात है! क्या एंड बात है! एंड वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए, वो दरो-दीवार को छू रहे थे, माइक को छू क्या रहे उम्र थी थे। उनकी? 60 प्लस। 60 प्लस? Yeah. And there is another boy, Chandan Mandal, who's just 18 or 19, जिसको हम लोग एज़ कंपोज़र क्यूरेट कर रहे हैं। एक म्यूज़िक डायरेक्टर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपोज़र, सिंगर दोनों। वो बेचारा रैंक एक छोटे से किसी कस्बे से है, किसी गाँव से है, लेकिन उसमें इतना टैलेंट है कि मैं समझता हूँ कि आई विल बी ब्लेस्ड कि मैं उसको एक उसके लिए आई कैन बिकम समथिंग फॉर हिम एंड वेरी ही कैन बहुत गो अच्छी अहेड। सोच है ये। सो जैसे वावरे ब्रदर्स, ट्रिनिटी ब्रदर्स करके हैं जिनको हम लोगों ने प्रोग्रामर्स अरेंजमेंट के लिए एनकरेज किया। नाउ दे आर फ्लरिशिंग, मराठी फिल्म्स कर रहे हैं। एंड कस्तूरी वावरे करके सिंगर है, अपूर्व निषाद करके एक सिंगर है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो सुरेश वाडकर जी की स्टूडेंट है। आज वो अजय अतुल के साथ काम कर रही है। तो सारे यंगस्टर्स आर कमिंग टू मी, रीचिंग आउट टू मी, एंड आई मेरा फर्ज क्या है कि उनको सही दिशा दिखाऊं। सही मेहनत उनकी है, किस्मत उनकी है, लेकिन उनको ये पता तो चले कि ये दीज़ आर द 10 स्टेप्स व्हिच वी हैव टू कवर। जो कि उनको कोई गाइडेंस हाँ, मिल नहीं रही है। हाँ, क्योंकि संगीत सीखकर आप सोचते हैं कि सिर्फ़ आपने क्लासिकल म्यूज़िक सीख लिया या टेक्नोलॉजी सीख ली तो सारी चीज़ों बहुत सारे लेयर्स हैं कवर करने के लिए। सिर्फ़ आप एक टैलेंट होके या बहुत एक दिग्गज टेक्नीशियन होके आपको नहीं, जब तक राह सही नहीं मिलेगी, एसोसिएशन सही नहीं होंगे, कहाँ से फिर डेवलप होगा? अपॉर्च्युनिटीज़ हाँ, नहीं मिलती है। हाँ। तो यू क्रिएट अपॉर्च्युनिटीज़। 100%। और क्या है कि उनका जो एक्सपीरियंस, उनको रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस मिलता है उसको दे दे गेट और माइंड उनका चलने लगता है। 10,000 चीजें होती है और मेरी ये खुशी है, मेरी ये खुराक है। आई आई डोंट जस्ट बिकॉज आई हैव अ सिंगर एट होम और इफ आई हैव अ कंपोजर एट होम डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू नॉट सपोर्ट। आई वांट टू सपोर्ट एवरीबॉडी हु इज टैलेंटेड एंड कैन मेक अ मार्क। और मैं बंदिश में नहीं बांध रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी। मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ जिसके अंदर वो मेरे से बाइंड हुए हैं। मैं स कुछ नहीं, मेरा जो गाना है उसके लिए खाली मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। उसके बाद उनको पूरी फ्रीडम है कि वो फ्लाई करें, और पूरी फ्रीडम है कि वो अचीव करें अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी सोच है हाँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे तरफ से भी विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक इस इंडस्ट्री को ऐसे एक डिस्कवरी पर्सन की ज़रूरत थी, मेंटोर की ज़रूरत थी, जो आप कर रहे हैं। तो जी। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बताएँ ना। आप ऑलरेडी इतने बड़े सत्तार मलिक के लड़के, आपके भाई, आपने बताया कि आपके जो वालिद थे, फादर, ही वांटेड यू टू गो फॉर एजुकेशन, म्यूज़िक की तरफ नहीं। आपका म्यूज़िक की तरफ कैसे अ, सो ये इनिशियली मुझे ऐसा लगा व्हेन आई वाज़ इन माय ग्रोइंग, आई वाज़ इन वेरी मच इंटरेस्टेड इन ड्रामेटिक्स। सो महेंद्र जोशी बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिनके साथ मैंने गुजराती प्लेस किए, परेश रावल के साथ खिलैया किया, देन आई डिड महाभारत। एंड देन एक्टिंग का एक बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर था, यंग कॉलेजेस में से निकले थे, तो एमएस सत्यू जो थे इप्टा के, उनके लिए हम लोगों ने प्ले किया था अश्वत्थामा। तो एक्टिंग बड़ा मेरे सर पे सवार था। हाँ, लेकिन एक दौर ऐसा आया व्हेन और आपने एक्टिंग करी, ब अच्छी फ़िल्म्स करी है हाँ, आपने। बाज़ीगर, बाज़ीगर तिरंगा, करी, बेटा हो तो ऐसा, महाभारत, बाज़ीगर वंश। में अच्छा रोल था हाँ, आपका। सब अच्छा हुआ, लेकिन एक पॉइंट पहुँची जहाँ पर आपको एक अपने आप की जो इनर वॉइस होती है, मुझे ऐसा लगा ये जो है ये मेरी वर्ल्ड नहीं है। और आई डोंट कई बिलॉन्ग हियर। हाँ, आई डोंट नो समहाउ द अदर कर रहा था। एंड मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव हिट एंड मिसेस ऐसे हैं कि फ़िल्म सौदागर के अंदर आई हैड ऑलमोस्ट बीन कास्टेड इन द रोल वेयर विवेक भूषण इज़ देयर। सुभाष घई लव्ड माय पिक्चर। आई डिड लाल दुपट्टा मलमल का विद गुलशन कुमार एंड टी सीरीज़ एज़ एन एक्टर। देन आई वाज़ साइन्ड विद अनिल शर्मा's picture as the main lead, where Anil Kapoor and Sridevi were starring and I was being introduced. ऐसे बहुत सारे हिट्स एंड मिसेस हुए, लेकिन वन चांस मीटिंग विद सलीम खान changed the course of my life. And Salman Khan's and Sohail Khan's father, Arbaaz Bhai's father, Salim uncle, the great writer, उनसे एक चांस मीटिंग हुई और वहां पर ही एडवाइज मी कि यू नो देयर इज अ म्यूजिक, संगीत इज लर्किंग समवेयर क्या बिहाइंड बात यू। है! जैसे संगीत अभी मेरे पीछे पड़ा है फॉर दिस इंटरव्यू, जैसे संगीत मेरे पीछे घूम रहा था।
तो मैं बिलीव करने को तैयार नहीं, मतलब अन्नू इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, मेरे पापा इतना ज्ञानी लोग हैं, सर मुझे तो म्यूजिक के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा तुमने अभी जो 6 गाने गाए हैं वो किसके हैं? तो मैंने ऐसे ही फ्लाई बाय नाइट बना दिया है हाँ, ऊपर। तो बोला, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेलोडी जो होती है ना, वो इनर वॉइस जो होता है वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। क्या बात है! और वो तुम्हारे अंदर है। तो अगर तुम उसको नहीं कैपिटलाइज़ करोगे, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमको लग रहा है मैं अच्छा दिखता हूँ और मैं हीरो बन जाऊँगा और मेरी लाइफ़ चेंज होगी, वो भी एक अपना फैक्टर है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि संगीत को तुम पकड़ोगे और 4 कदम चलोगे, तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। जैसे ही थोड़ा-सा प्यार थोड़ा बाकी रिलीज़ हुआ, ब्लॉकबस्टर हो गया। 2002, 3, 4, 5, 6 ये 5-6 साल तो मैंने कमाल का म्यूज़िक का काम किया और अनस्टॉपेबल था। 2005-6 के अंदर देन माय डार्लिंग एंड माय बिलोवेड फादर आई लॉस्ट हिम एंड वो पूरा 1 साल जो उनके साथ मैंने बिताया, उसमें मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ही इज़ इटर्नल, उनको कुछ हो ही नहीं सकता। और वो लव स्टोरी कमाल की थी मेरे और मेरे डैड की। तो जब आई लॉस्ट हिम तो मुझे लगता है कि तब तक ना देयर वाज़ अ बिग शिफ्ट इन म्यूज़िक। हम लोग तबला, ढोलक और टेक्नोलॉजी से दूर जाकर वी वर क्रिएटिंग ऑर्गेनिक म्यूज़िक ऑफ लव सॉन्ग्स और वहाँ पर एक चेंज आई विद द एडवेंट ऑफ दिस यंग very talented Vishal Shekhar, Preetham, Salim Suleiman, and all these people had started and making inroads into the music industry with the new sound, new technology. Rahman's influence was catching up in the industry, तो and एक बड़ा शिफ्ट आया। बड़ा शिफ्ट आया। एंड जब मैं वॉकआउट करके जब वहाँ तक पहुँचा तो कहानी काफ़ी कुछ बदल चुकी थी। बट बाय नेचर आई एम अ वेरी हैप्पी टू गो लकी गाय। मेरे को कभी किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट नहीं किया। ना जीतने का भी इफ़ेक्ट किया, ना हारने का भी इफ़ेक्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी है, उसका नाम चलते जाना है और अपना कर्म करना है और जो होगा अच्छा ही होगा लाइफ़ में। तो कभी खुशी कभी गम। एंड आई थिंक कि जब मेरे को पता चला कि चेंज आया है, तो तब मेरा पूरा फ़ोकस मेरे बच्चों पे आ गया। तो शायद वो 5 इयर्स जब मैंने अमन एंड अरमान पे फ़ोकस किया, तो वो एक लगता है कि 3 लोगों का एक ट्रिनिटी बना, जहाँ दोनों बच्चों को ये समझ आया कि हमारे पापा क्या चाह रहे हैं। आई वांटेड देम टू बी एजुकेटेड म्यूजिशियंस इन द सेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हिच वाज़ द तो ये डिफरेंस। 5 साल, 6 साल आपका इन्वेस्टमेंट था। हम हमारे इन्वेस्टमेंट फ़ील्ड में बोलते हैं ना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने 5-6 साल जो दोनों बच्चों की परवरिश, एजुकेशन आपने जो मुझे पता है एंड आपकी वाइफ़ ज्योति का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। 100%। तो दोनों ने मिलके इट्स अ नोन फैक्ट कि आपने बहुत किया और आज उसी के वजह से व्हिच इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑब्वियसली दोनों बच्चों का टैलेंट है, उनकी खुद की स्किल्स है, जिनकी वजह से आज वो आज इतना ग्रो कर रहे हैं और इतनी अचीवमेंट और सक्सेस जो उनको मिला है। तो जैसे पहले बात हुई थी ऑब्वियसली यू आर वेरी हैप्पी एंड इससे ज़्यादा और क्या प्राइड फील कर सकते यस, हैं। यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। बताइए ना सर डब्बू जैसे आपने बताया कुछ चेंजेस बताइए जो जैसे कभी आप फादर के साथ या अनु भाई के साथ आप कहीं बैठे होंगे और आज जो सेशंस होते हैं क्या चेंज आया है पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का। आप टेक्निकली अगर हम देखें तो 3 जनरेशन की आपके पास एक एक्सपीरियंस नॉलेज है। फादर का, आपका, ब्रदर का और दोनों बच्चों का, इनका सबका मिला के इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या चेंजेस आए हैं सो पिछले। आई वुड लाइक टू से द करंटली क्या है कि earlier it used to be that everybody wanted to collaborate and sit down and एक रस का माहौल हुआ करता था, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, म्यूजिक। अब क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप अपने गाने प्रोग्राम कर लो, बना लो, गा लो, रेडी करो, 10-50 गानों का स्टॉक बनाओ एंड देन पीपल विल लिसन, देन यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग। वो कोई पिच डेक मिल जाता है आपको, कोई रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि ये है। तो वहाँ पर एक वो जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होता था क्रिएटर का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। इट्स नो मोर देयर बिकॉज़ नाउ सिनेमा एज़ आर्ट फॉर्म बहुत ही फ्रैगमेंटेड हो गया, डिसजॉइंटेड हो गया। सब लोग अलग-अलग सोचने लगे हैं। और जो डायरेक्टर्स रियली लाइक आई रियली एडमायर संजय लीला बंसाली फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही डज़ एंड द काइंड ऑफ मेहनत दैट ही पुट्स इन हिज क्रिएटिविटी। तो उस तरह का शायद
दौर अभी नहीं है, अभी लोगों को हिट गाने चाहिए, बटन प्रेस किया हिट गाना चाहिए, इट्स लाइक पॉपकॉर्न, दे जस्ट कीप ऑन हैविंग नंबर्स, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। एक संगीतकार को पूरी फ़िल्म नहीं देते, 1 गाना देते हैं या 2 गाने दे अच्छा इसके 2 हिट ले लो, इसके 2 हिट ले लो, कर लो, या तो रिक्रिएट कर दो या रीमिक्स कर दो। तो आई थिंक कहीं ये एक बहुत बड़ा चेंज है आज के दौर में। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी पूरा बैठ के सोचते हैं स्क्रिप्ट के बारे में, संगीत के बारे में और फिर संगीत बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ओवर द इयर्स, दैट्स द मेजर चेंज दैट हैज़ हैपेंड। कैसा लगा है? तो ये जो चेंज अब आएगा आपके हिसाब से, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी के साथ में आपका संबंध है, आगे वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल ग्लोबल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट? हुँ। आपके फॉरेन परफॉर्मर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा ग्लोबल कोलैबोरेशन के बारे में आपका क्या विचार है? क्या सी लग रहा है कि youngsters are getting adapted to easy tunes. You see, they want to sing the songs which are easily hummable and easily available for them to, connect. अब बहुत ज़्यादा गायकी और बहुत क्लासिकल और बहुत स्पेशलाइज़ सिंगिंग अगर होगी, तो वहाँ पर आज की मोबाइल वाली जो ऑडियंस है, उनको वो कनेक्ट नहीं हो रहा। सो इवन इफ इट्स अ हिंदी मेलोडी, तो इट हैज़ टू बी एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल। ऑडियंस भी चेंज हो गया है? हाँ। ऑडियंस का जो कंज़म्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है? आपको 1 मिनट के अंदर सारी एंटरटेनमेंट जो है वो स्वाइप हो रहा है, राइट? यू इन 30 सेकंड्स और 1 मिनट में अगर आप इंटरेस्ट गैदर नहीं कर सकते, आज गानों से ज़्यादा रील्स चल रही हैं। रील्स पे गाना कितना बज रहा है इज़ द सक्सेस बैरोमीटर। सबसे बड़ी जो चेंज है वो ये है। और संगीत सुनेंगे तब जब रील्स पे बहुत ज़्यादा गाना बज रहा होगा, तब दे विल गो बैक एंड पुट देयर हेडफ़ोन्स एंड ऑल दैट। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब एक टाइप का म्यूज़िक जब जमा हो जाता है, तो वो एक प्लेलिस्ट बन जाती है और वो प्लेलिस्ट हर आदमी की अपनी टेस्ट है, अपनी इंडिविजुअल, और दिन में हज़ारों, लाखों गाने रिलीज़ हो रहे हैं। सो उन सारे गानों में अपनी आइडेंटिटी बनाना और उसको उसमें से कट होके आके ब्लॉकबस्टर बनना, ये एक ये चैलेंज भी है। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मार्केटिंग का आपके हिसाब से क्या रोल होगा यहाँ पे अब? सो सोशल मीडिया एंड has become a very important tool. आज Instagram, Facebook, Twitter एंड यूट्यूब, ये सारे अभी अलग-अलग टूल्स हो गए हैं। किसी एक की मोनोपोली नहीं है, आपको हर स्पेक्ट्रम में पूरा स्पेक्ट्रम कवर करना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने रील्स के बारे में बताया, अगर आपकी प्रेज़ेंस, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप एस्टेट में हो, चाहे आप म्यूज़िक में हो, चाहे आप एक्टर हो, और बड़ा-सा बड़ा एक्टर अपने आप को रील्स पे लाना चाहता है, कुछ अजीब चीज़ें करना चाहते हैं सो दैट दे कैन कनेक्ट, बिकॉज़ वही 30 सेकंड मिल रहा है, वही 20 सेकंड के अंदर आपको इम्प्रेस करना है ऑडियंस को, बिकॉज़ दे आर 8 ये आवर्स। कभी डब्बू सोचा नहीं था हमने कि जेनिला और रितेश देशमुख भी रील्स बनाएँगे। किया ना उन्होंने। पैंडेमिक में हाँ, दे बिकेम द सुपर कपल या या रील्स बना-बना के। तो जो आप बोल रहे हो एक्टर से लेके एवरीबॉडी इज़ मेकिंग रील्स नाउ। जब हमने बात की अमल के बारे में, अरमान के बारे में, अभी आप पिता हैं, आप उनके मेंटर हैं, आप उनको गाइड करते हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल एज़ अ रोल, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? बिकॉज़ यू आर द फादर, आई नो यू आर अ लिबरल फादर, एंड आपने बताया कि आप हाउ डू यू बैलेंस इट? ऐसा कभी कोई इंसिडेंट कुछ आया है कि जिसमें अमल ने कोई डिसीजन लिया है, अरमान ने किया और शायद आपने वहाँ एग्री नहीं किया, यार वाइस वर्सा? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना। लेट्स टॉक अबाउट बोथ आवर किड्स, लवली चिल्ड्रन, एंड आई डाउन टू अर्थ, आई हैव रियली आई मेट देम। बहुत अच्छा लगता है जब दोनों को मिलता हूँ, इतना रिस्पेक्ट और इतनी अदा से बात करते हैं। तो ऐसा कभी कोई आया है ऐसा इंसिडेंट हाँ, कि मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से उन लोगों की जो थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा एडैप्टिव है। हम लोग थोड़े से रिडंडेंट हो जाते हैं इन मामलों के अंदर, बिकॉज़ हम लोग का माइंडसेट थोड़ा-सा आउटडेटेड है, ठीक है? दो हम अडैप्ट करना चाहते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, सीख रहे हैं, लेकिन उन लोग का जो अडैप्ट अडैप्टिव स्पीड है, वो बहुत फ़ास्ट है। तो कभी-कभी ये जो डिफ़रेंस होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो डिफरेंसेस जब आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है पापा रहने दो, आपको नहीं समझ आएगा। अभी हम तो लोगों हुआ को है ऐसे कभी? हज़ार बार होता है, वो तो ह हर दिन होता है।
तो कन्वर्सेशन होती है, तो मुझे कुछ उनकी सुननी पड़ती है, उनको कुछ मेरी सुननी पड़ती है। जैसे हम संगीत में एक मैं उनका हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि यू कांट बीट अ मेलोडी। जो मेलोडी है वो डिफाइन जब होगी कि ये सिंपल गाना है, तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ, के तेरे बिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं जान जाओ तुम। तो ये मेलोडी जो है, जो ह्यूमन वॉइस है, जो डिवाइन ब्लेसिंग है, इसको आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली चेंज कर लो, कुछ भी चलेगा तो सिर्फ यही। आप कैसा भी प्रोग्राम कर लो, कैसा भी म्यूजिक बना लो, एक सिंपल मेलोडी जो एक ह्यूमन को टच करेगी, वो उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं, मतलब आप उसको बीट ही नहीं कर सकते। तो कभी-कभी वो लेके आते हैं, सर इसकी बीट ऐसी होनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका बेस लाइन ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। मैंने बोला हाँ, वो ठीक है, फैंटास्टिक, लेकिन गाना क्या है? व्हाट इज़ द सॉन्ग? ये आज बहुत बड़ा डिफरेंस है डब्बू। आप एज़ अ कंपोज़र की अगर आप बात करें और जो यूथ जैसे भी आपने बताया कि डिस्कोथेक में गाने चल रहे हैं और आजकल तो लिरिक्स भी बहुत ही अजीब आ गए, उसके बारे में बात नहीं करें। आइटम नंबर तो ऐसा हो गया कि हर फ़िल्म में एक आइटम नंबर हो ही गया है। हुँ, तो इसका बैलेंस अब कैसे होगा? क्योंकि ये यहीं पे थोड़ा-सा एक हल्का-सा जो लिरिक्स के ऊपर पहले क्या गाने बनते थे, कुछ 2-3 गाने का मौका मिले, तो हमारे सब दोस्त जो सुन रहे हैं और इस पॉडकास्ट को जो देखेंगे उनको भी आनंद आएगा। कुछ पुराने जो आपके गाने हैं, अगर यही यही मौका मिलेगा, इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू जस्ट हम अ फ्यू नंबर्स एंड वी विल शो कि क्या लिरिक्स थे सर, क्या डेप्थ थी, जो आपने भी बात की मेलोडी की। जो अंदर की आत्मा जो म्यूज़िक की आती थी, अब थोड़ा वो चेंज हो गया है। उसमें टेक्नोलॉजी, बीट्स, म्यूज़िक एक अलग किस्म का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। देखिए क्या है कि व्हेन यू गो टू अ क्लब आई एंड यू गो टू अ डांस जोन और वेयर यू आर देइंग, वहाँ पर रिदम और बेस लाइन का जो पंच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ पीपल आर इन द मूड टू स्विंग एंड डांस। एंड व्हेन इट कम टू प्लेजर लिसनिंग ऑफ म्यूजिक, व्हेन यू आर लिसनिंग ऑन रेडियो, तो आपको एक मेलोडी का जो घेराव होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट यू कैन लिसन एंड गेट स्वेड इन द मेलोडी। तो देयर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। So, simple, sweet, hummable melodies are one aspect. Good dance beats जिस पे लोग झूम सकें is another aspect. इसके अलावा दो भाव नहीं है संगीत के। 2 ही हाँ, सिंपल हाँ, ये एरियाज हैं। मतलब उसके अंदर लेयर्स अलग-अलग होंगे। अलग-अलग लेयर है। अब मेलोडी का सेक्शन जो है वो इमोशन में भी है और रोमांस रोमांस है, में भी है, सैडनेस में भी है, ट्रेजिक है, अकेलेपन में भी। अकेलेपन में भी और है। डांस के सारे बीट्स हैं, कोई 6/8 में है, कोई 4/4 में है, कोई 2/4 में है और कोई इंटरनेशनल अरेबिक बीट में है, कोई अफ्रीकन बीट में है, लेकिन वो पंजाबी बीट में, व्हिच इज़ लाइक रियली द इन थिंग टुडे। तो ये 2 पहलू हैं संगीत के, जिसके अंदर लोग या तो गुनगुनाते हैं या झूमते हैं, करेक्ट? क्या बात है! हाँ, और मुझे एक बड़ा अच्छा एक इम्पोर्टेंट थॉट आ रहा है, वो ये है कि इतना बड़ा चेंज आया है कि आज आप बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं तो डेफिनेशन नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका रैप भी चल जाएगा। आप बहुत बड़े सोशल मीडिया एक माइंड बॉगलिंग कैरेक्टर हैं, राइट? जहाँ पे लोग करोड़ों आपको फॉलो कर रहे हैं या मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप अगर ऑर्डिनरी भी टैलेंट होंगे, तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो आज तो सक्सेस की परिभाषा चेंज हो गई है डब्बू। यस, सो ये ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज़ यू आर वेरी टैलेंटेड आप सक्सेसफुल हो। आज जितने आप स्टूपिड हो और जितने आप फूलिश हो और जितनी बेवकूफ़ी आप कर सकते हो सोशल मीडिया पे, उतने ज़्यादा आप पॉपुलर होते जाते हैं। तो सोशल मीडिया तब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। 100%। उसके बारे आज में बताइए ना। आज बड़े से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट कंपनी या कोई भी है, वो छोटे-छोटे 10,000 फॉलोअर के इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं कि भई तू इसके बारे में बोल, तू गाना गा, तू ये हमारी लाइन कर, इसके ऊपर शूट कर, इसकी रील बना। देखो मार्केटिंग अभी वो बड़े लेवल से कंप्लीटली इन्फ्लुएंसर मार्केट पे आ गई है। दैट इज़ द होल चेंज। क्योंकि आप और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप कितने भी बड़े हो, अगर आप लिमिटेड बैंडविड्थ में रह जाओगे, तो इन द पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड रीच आउट होगे नहीं। आज टिकटॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल्स, आज इंस्टाग्राम इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है। उसके बगैर
आज फेसबुक जैसी चीज रिडंडेंट और ओल्ड हो गई है। इट इज नाउ बिकम 50+ की कैटेगरी, जो अभी तक अपने दोस्तों को वहां मिल रहे हैं तो उनके लिए फेसबुक हो गया। इंस्टाग्राम तो कहाँ पहुंच गया है, बहुत अलग हो गया है। अलग दुनिया है, और यंगस्टर्स वहां पे रिलेट करते हैं। आज ट्विटर पे अपनी भाषाएं लोग अपने अपने थॉट्स डाल देते हैं, और वॉर, ट्विटर वॉर शुरू हो जाती है, जो अभी एक्स जिसका नाम है। तो कहीं एवरीबडी हैज टू बी अब्रेस्ट एंड कनेक्टेड टू द टेक्नोलॉजी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, विच इज़ अ वेरी वेरी डायबॉलिक स्टेटमेंट। मतलब बहुत डिफरेंस आ गया है। तो हम कहते थे सारी जिंदगी पढ़ो लिखो और बहुत मेहनत करो और 8-8 घंटे रियाज करो या इस क्राफ्ट में सीखो। तो वो आज यंगस्टर्स को ऐसा, जो एक पॉइंट रेज की थी आज हम लोग डिस्कशन में, कि वो यंगस्टर्स कैसे पैसे बनाएंगे, यंगस्टर्स अपना कैरियर कैसे बनाएंगे, जब अजीब से अजीब चीज़ें हो रही हैं एंड पीपल आर बिकमिंग स्टार्स। आप आज उर्फ़ी जावेद आपके सामने हैं, या ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो ग्लोबल आइकॉन्स बनते जा रहे हैं, मगर उनका योगदान क्रिएटिविटी या आर्ट में इतना कोई ग्रेट है ही नहीं। दे आर जस्ट देयर एंड दे आर बिकमिंग आइकॉन्स आज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन जैसा आपने बोला, वी आर एट अ वेरी इंटरसेक्शन नाउ। तो टैलेंट और मार्केटिंग, ये दोनों का एक किस्म का एक वी आर एट द क्रॉस रोड, दैट यू विल हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ। आप खाली सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन के विदाउट टैलेंट, एटलीस्ट इन द म्यूजिक फील्ड, आई डोंट थिंक यू कैन गेट सक्सेस, राइट? टैलेंट तो होना ही चाहिए ना, तभी तो जाके आपको सक्सेस मिलेगा। एक लिमिटेड बैंडविड्थ में आपको सुपर सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन इट इज हाउ मच यू कैन सस्टेन योर टैलेंट। आज लाइक अ पॉपकॉर्न, यू कैन पॉप, यू कैन बिकम अ पॉप आर्टिस्ट, यू कैन बिकम अ नंबर वन सिंगल सेलिंग आर्टिस्ट, एंड सडनली यू कैन गो डाउन। बट देन सस्टेनेबिलिटी वो ही होती है कि अगर आपका क्राफ्ट, आपकी मास्टरी है, एंड देन यू कैन टच द सोल्स ऑफ पीपल एंड टच देयर फीलिंग्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो उसके लिए मेहनत, क्राफ्ट और उसका डिटेलिंग जो होती है वो ज़रूरी है टैलेंट की। कॉन्सर्ट्स अब हुँ। वापस शुरू हो गए हैं। बहुत आपका खुद का एक एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए और क्या चेंज आ रहा है? जो स्टेज शो जिसको हम बोलते हैं, जैसे स पुराने ज़माने का स्टेज शो और आज के स्टेज शो हाँ, में फ़र्क आ गया है। तो पहले उसके बारे में क्या, बात करते हैं थोड़ा? पहले क्या था कि भैया अगर स्टार स्टेज पे आ जाए तो हंगामा हो जाता था। बड़े-बड़े एक्टर्स, बड़े-बड़े दिग्गज परफॉर्मर, वो पीछे टेप बजती थी और उसके ऊपर वो डांस करते थे या हाथ हिलाते थे या ऐसे-ऐसे करते थे और वो शो हुआ करते थे। अब इन टाइम्स टू कम जो हमारी ऑडियंस है, हियरिंग ऑडियंसेस हैं, वो दिलजीत दोसांझ को सुनना चाहते हैं, रियल सिंगिंग सर सुनना क्या चाहते हैं। उन्होंने तहलका मचाया है, हाँ, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। देखना चाहते हैं कि एक रियल परफॉर्मर गा रहा है, बिकॉज़ वहाँ पर कॉन्सर्ट्स का हो गया। अभी जैसे अरमान मलिक के कॉन्सर्ट्स हैं, अमल मलिक के कॉन्सर्ट्स हैं, अमल अरमान के दोनों के साथ में कॉन्सर्ट्स हैं। मैं देखता हूँ 10-10, 12-12 हज़ार लोग आदमी आते हैं एंड दे गो मैड। ऑडियंसेस को एक लाइव एक्सपीरियंस, दे वांट टू हैव एक्सपीरियंस। दे डू नॉट, आज किसी आप टीवी पे देख लो कि स्टार को डांस करते हुए या लाइव स्टेज पे देख लो, वो एक ही बात है। वो तो टेप बज रही है और आप डांस कर रहे हो। तो वो इज़ नॉट समथिंग व्हिच द यंगर ऑडियंसेस आर लुकिंग। दे आर लुकिंग फॉर म्यूजिकल स्टार्स। द नाउ जो आज से पहले नहीं होता था इंडिया में, सब कुछ अगर एक्टर ही खड़ा रहे और डांस करे तो लोगों को पागल हो जाते थे, या एक्ट्रेस आ जाए एंड ऑल दैट। तो वो एक एस्पेक्ट अलग हो गया। अब लोगों को रियल सिंगिंग, रियल म्यूजिशियंस, परफॉर्मेंस, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉलीवुड से ही म्यूज़िक मिलेगा तो आप सक्सेसफुल होंगे। आज ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड का एक गाना मेरा नहीं ये गाया। सवाल था और आपने ही ये पॉइंट कर दिया है। हम वी हैव ग्रोन अप ऑन बॉलीवुड म्यूज़िक। हमें ये पॉप म्यूज़िक नहीं समझ में आता था। ये तो अभी पैरेलल हो गया है। आज जैसे आपने बताया बहुत सारे ऐसे हमारे टैलेंट हैं, वेरी गुड टैलेंट वी हैव, जिन्होंने फ़िल्म में कभी गाना ही नहीं गाया है, हुँ। बट दे आर डूइंग वेल। या बिकॉज़ आज आपके पास स्पॉटिफ़ाई है, आपके पास एप्पल म्यूज़िक है, आईट्यून्स है, और इतने सारे जो अभी आपने बताया सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हैं, ऑडियो रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मोर देन 100। तो आपका गाना तो जैसे आप अगर बनाते हैं, आप उसको बजा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को आप हायर करके। इज़ दैट ईज़ी? एंड यू शुड डू इट, एवरीबॉडी शुड डू इट, एवरीबॉडी शुड होल्ड देयर राइट्स एंड देयर कंटेंट एंड रिलीज़ इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। गैप लगता है कि कहीं गैप है अभी भी? मतलब देयर इज़ अपॉर्च्युनिटीज़ एंड गैप्स, राइट? No, there is no gap today. Today, opportunities are अनलिमिटेड? unlimited. Even a person sitting on a sofa here with a guitar, if he sings a great melody without programming, without arranging, people will like it and make you a star if you're doing the right job and if you're touching the hearts of people. अब ये नहीं बोल सकते, ये कारण नहीं दे सकते कि हमें मौका नहीं मिला।
आप मौका भी खुद हो, दस्तूर भी खुद हो, क्या बात है! टैलेंट भी खुद हो और आप पब्लिक को एक विंडो में दिख रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस इतना है कि पब्लिक किसको ज़्यादा लाइक करती है, दैट इज़ नाउ योर हार्ड वर्क, टैलेंट एंड डेस्टिनी। जब वो मौका है, आप आए हैं और ये दस्तूर भी है, तो अब आपको छोड़ेंगे तो नहीं। कुछ कुछ आपके ही आवाज़ में अच्छे कुछ गाने हों और जैसे आपने बताया अगर आपने कोई डांस वाले भी गाने किए हो, तो शायद हमारे जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो डांस भी करें और कुछ रोमांटिक गाने, कुछ कुछ हो जाए आज। पहली बार ये हमारे शो पे मौका मिला है कि इतने मुझे लगता है टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे मु शो पे आए हैं। मुझे लगता है ये कि मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। शो के लिए बहुत बड़ी बात है आज। बॉलीवुड के गाने तो आप अपने शो में डाल नहीं सकेंगे बिकॉज़ जो आपके कॉपीराइट्स है, हाँ, उसके बारे में भी हम एक बात करेंगे। कंटेंट कॉपीराइट बहुत बड़ा आज एक टॉपिक बन गया है। या तो 100%। उसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक यहाँ पे जैसे बोलते हैं एक ब्रेक लेके कुछ आपके खुद के गाने जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके दिल के करीब है, जो कॉपीराइट वो हम बिल्कुल इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेंगे। अगर आप सुनाएँ तो बहुत अच्छा So लगेगा। these songs are all released on MWM. Like मैंने तुम यूं ही कभी इससे पहले गाया, अभी जो गाना चल रहा है वो है वो हसी रात में जिस पल छुआ था तुमने आज तक याद है उस रात ही जिया था हमने। तो ये गाना है। फिर एक और जो सुनिधि ने गाना गाया है वो बहुत फेमस है। कुछ ख्वाब तेरे संग देखे हैं, कुछ ख्वाब तेरे संग देखेंगे, तुम साथ मेरे बस यूं ही रहो, हम साथ तेरे यूं जी लेंगे। ये एक गाना है एंड देन देयर इज वन सॉन्ग व्हिच Arwan has sung, which Amal has sung. All the songs are very successful. And एक मेरा पुराना गाना है जो बहुत लोगों को पसंद है, जिस पे रितेश और जेनलिन ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। वो बिंदिया चमके चूड़ी क्या खन बात के है! लौंग मारे, बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे, लश्कारे हम हो गए क्या बात है! तुम्हारे। तो एक और हो जाए। मुझे तो लगता है कि डांस करना शुरू कर दूँगा भाई। हाँ, बोलिए, जो बोलिए। सबसे फेमस मेरा गाना हुआ वो ये था कि थोड़ा-सा प्यार ओह हुआ हो! है, थोड़ा है क्या बाकी, बात है! हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, ओह हो! थोड़ा-सा थोड़ा-सा प्यार प्यार हुआ हुआ है, है, थोड़ा थोड़ा है है बात कमाल, बाकी। कमाल, वेरी गुड। बहुत मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है कि यहीं एक कॉन्सर्ट करें। तब्बू, बताएँ अभी फ्यूचर क्या लग रहा है? दोनों सुपरस्टार बच्चे हैं हमारे। आज आपका इतना अच्छा यू नो गाइडेंस चल रहा है। आप खुद इतना म्यूज़िक बना रहे हैं, खुद आपका शो आ रहा है। तो क्या लग रहा है आगे जाके इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है देयर आर सम चैलेंजेस जो हम फेस करेंगे, क्योंकि अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर संगीत एक बैकग्राउंड स्कोर बन के रह गया है, क्योंकि वो उस तरह का प्रमोशन वैसा ओटीटी में लोग करते नहीं हैं। जो 90% जो भी कंटेंट ओटीटी के लिए क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितने एक फ्लैश की होती है, कि एक फ्लैश ऑन हुआ, थोड़ा-सा हुआ और चले गए। बिकॉज़ वहाँ पे इट इज़ कंप्लीटली स्क्रिप्ट ड्रिवन, कंटेंट हुँ, ड्रिवन। यहाँ पे म्यूज़िक से उनको सेलेब्रिटी में या मार्केटेबिलिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। करेक्ट है, व्हेन द कंटेंट इज़ बीइंग ड्रिवन। बट ऑफ कोर्स अब म्यूज़िकल शोज़ भी होंगे, म्यूज़िकल रियलिटी शोज़ भी होंगे, और रियल लाइफ़ रियलिटी म्यूज़िकल शोज़ और फ़िक्शन का ब्लेंड होके भी काम होगा। तो म्यूज़िक दो एन इंटीग्रल पार्ट इज़ लिमिटेड ओनली टू स्टे इन द बैकग्राउंड। इट इज़ नॉट द फोरफ्रंट। जैसे सिनेमा जो है, सिनेमा में म्यूज़िक इज़ ऑलवेज़ ऑन द फोरफ्रंट बिकॉज़ इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग टूल फॉर अ फ़िल्म। इफ यू हैव अ सक्सेसफुल चार्ट बस्टिंग हिट सॉन्ग, फ़िल्म हिट हो देन जाती है, हाँ, हिट हो लोग जाती है। उसको देखने जाते हैं। सो वो एक फ़र्क, एक चैलेंज है। एंड आई थिंक स्लोली स्लोली फिर लोगों को ऐसा लगता है कि एक हिट गाना होगा तो इवन दो इट इज़ नॉट इन द सीरीज़, दे विल स्टिल यूज़ इट एज़ अ मार्केटिंग टूल कि अगर ये अच्छा ये एक सीरीज़ आ रहा है, जिसका ये गाना एंड क्रेडिट में बजेगा या ओपनिंग में बजेगा,
तो वो शायद एक मार्केटिंग टूल बन सकता है। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फैन्स? डब्बू मलिक के फैन्स हैं, क्या 2024 साल खत्म होने में आ रहा है, 2025, 2026, क्या हम एज़ योर फैन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डब्बू मलिक? See, I am frankly saying bringing back the melodies of the yesteryear greats and in a different avatar. 21 So, दिसंबर को आपका शो 21 हो रहा है। December, I'm doing a event dedicated to all the greatest poets of our Indian cinema who contributed great lyrics to Hindi film songs. So I think on the commercial level, I'm not saying that it's a ghazal show, but definitely it is the contribution of Sahir, Shailendra ji, Hasrat Jaipuri, Gulzar Sahab, Javed Akhtar, Anand Bakshi, Kaifi Azmi. तो इन सब दिग्गज राइटर्स ने जो इतना बड़ा योगदान दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उनका जो साहित्य नॉलेज था या उनकी उर्दू या उनकी हिंदी की जो नॉलेज थी, उसमें वो पोएट्री लिखते थे व्हिच वाज़ सीरियस एंड फॉर द वर्ल्ड। बट वो इतने ग्रेट राइटर्स लाइक बजरू सुल्तानपुरी एंड ऑल दिस पीपल, उन्होंने सिनेमा को एज अ टूल या सिनेमा का जो रूट है वो अप्लाई किया, लेकिन कितनी अच्छी शायरी की, कितने अच्छे गाने बनाए और आज हम उस धरोहर को कैरी कर रहे हैं। दैट इज व्हाट माय proposition is youngsters after listening to those songs which are 70 years old, 65 years old, they can't believe it कि 1966 में ये गाना बना था या 1965 में ये गाना बना था। उन्होंने कभी सुना ही नहीं, उन्होंने कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो दुनिया की हो ना हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा संगीत यंगर जनरेशन को सुनाया जाए बहुत अच्छा। और वो जैसे लोग राग सीखते हैं, उन लोगों को ये गाने सीखने चाहिए, इनके लिरिक्स पे ध्यान देना चाहिए, तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छा म्यूज़िक और अच्छा काम कर सके। डब्बू एक लेगेसी फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं, हुँ। राइट? आपके फादर के बारे में कुछ बताएँ ना, कुछ उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो शायद हमको नहीं पता। देखिए, पापा आई थिंक सरदार मलिक साहब की लाइफ़ बहुत ट्रेजिक रही, बहुत ट्रेजिक। एक तरफ सारंगा का संगीत सुपर सक्सेसफुल हो गया था, सारंगा तेरी याद में, हाँ दीवाना हूँ मैं। और दूसरा पहलू ये था कि उनके पास घर में उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को एक डिसेंट मील खिला सकें। ही वाज़ सीइंग वेरी टफ टाइम्स एंड ही वाज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी लवली पर्सन और उनको ये रास्ते ही नहीं पता था कि हाउ टू चैनलाइज़ हिज टैलेंट एंड uh, make money so that he could give a decent living to his family. So he was facing very tough times. And we, at that particular stage, Anubhai was 15, Abu was 14, and I was 10. हमारे में 5-6 साल का फ़र्क है। तो हम ये समझते थे कि पापा नहीं कर पा रहे हैं एंड वो एक ऐसी पॉइंट पे पहुंचे लाइफ में जहां पर उन्होंने अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारी किताबें, सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ, सारे रिकॉर्ड्स जो उनके बने थे, जो रिलीज़ हुए थे, वो सब चीज़ों को उन्होंने जमा करके सारा समंदर में फेंक दिया था। अरे, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, और कहा कि बस आज के बाद संगीत से मेरा नाता ख़त्म। मैं अपने बच्चों को संगीत में कभी नहीं जाने दूँगा। बट वो इतने एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा एक उन्होंने पेन देख लिया था एंड इट वाज़ वेरी डिफि ही डिडन्ट नो व्हाट टू डू और वो उनकी कोई ऐसी बड़ी फैमिली नहीं थी, वो सारी की सारी फैमिली माइग्रेट हो चुकी थी। वो इंडिया में रह गए, बाकी लोग चले गए पाकिस्तान एंड ही हैड नो टच फॉर ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स, वो अकेले रह गए यहाँ पे एंड उनका जो पेन है वो आज तक हमारे दिलों में है, चाहे अनु भाई हो इन अ डिफरेंट लेवल, अब्बू हो, मैं हो, हम लोगों ने कहीं उनका पेन कैरी किया है क्योंकि वो कभी एक छोटा बच्चा जो होता है ना वो अपने डैड के कभी दर्द को भूलता नहीं है वो क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ता है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि वो एक जो हमारा इमोशनल क्वोशंट है, वो जो हमारी डेस्परेशन है और कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो जाते हैं लाइफ में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम बच्चों की बात कर रहा हूँ, अन्नू, अब्बू, डब्बू की। तो वहाँ हमसे जो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ भी हुई हैं, बहुत सारे गलत डिसीज़न्स भी हुए हैं, लेकिन उसका जो ये था ना कि भैया पैसा कमाना है, किसी तरह सिक्योर होना है, ये और हर एक चीज़ की। तो
वो जो डिस्कनेक्ट था और वो संगीत की दुनिया से बच्चों को ले जाना, तो हम लोग कोई भी ट्रेन्ड म्यूजिशियन नहीं, क्योंकि पापा ने हमको सिखाया नहीं, ना सीखने दिया। बल्कि ही डिडन्ट वांट। ही डिडन्ट वांट। तो सब पढ़ाई-लिखा में, और ऐसा था कि सब पढ़ाई-लिखा में बिज़ी हो गए, पढ़ते। और जब बड़े हुए तो अन्नू की अपनी एक स्ट्रगल थी, वो तो आप सोच ही नहीं सकते कि किस तो किसे तरह। देखो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्ट्रगल के बारे में हमें पता ही नहीं है। हाँ। अनु मलिक का अगर आप बोले स्ट्रगल, तो वी हैव ऑलवेज सीन द पॉजिटिव साइड ऑफ अनु मलिक। ओह! नो, 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 अनु ही मलिक का स्ट्रगल के बारे में तो पता ही नहीं है। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। वो आदमी ने जो परिश्रम किया है और जो उसने मेहनत की, जब वो 18 साल या 19 साल की उम्र से उसने काम शुरू किया था, सुपर टैलेंटेड, क्या बात फ्रैंकली है! सुपर टैलेंटेड, मतलब गॉड्स गिफ्ट। वो अलग बात है कि उनकी पर्सनल जो बिलीफ्स होती हैं या पर्सनल पर्सनैलिटी होती है, या आप डिसऑर्डर समझो, तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, जहाँ तक उनके क्रिएटिविटी का सवाल है, ही वाज़ एन इम्पॉसिबल मैन। एंड वैसा मैंने टैलेंट अपनी ज़िंदगी में ग्रो होते हुए कभी देखा नहीं। मतलब म्यूज़िक वाज़ रनिंग थ्रू हिज़ सिस्टम। जब उसने 21 की एज में पहली बार, या 19 की एज में पहली बार, 1977 आई रिमेंबर हुँ, क्लियरली, पापा की एक पिक्चर थी जिसको उसने टेक ओवर किया, और जैसे वो स्टूडियो गया तो इट वाज़ लाइक मैजिक, एंड एवरीबॉडी न्यू कि ये हंगामा करने वाला। डैड वाज़ वेरी हार्ट ब्रोकन। तो उसने उस वक़्त पापा को कहा था कि मैं ऐसा काम करूँगा डैड, आप मुझे खाली 12 महीने दे दो। मैं जो-जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई ना, वो सब पूरी कर दूँगा। तो अनु फुलफिल्ड द डिज़ायर्स ऑफ सरदार मलिक साहब, सरदार मलिक साहब। 100%। जो सब स उन्होंने नहीं कर हाँ, पाए, उनको नेम, ये फेम, मिशन हो गया था कि मुझे करना हाँ, है। नेम, जो अब्बा फेम, ने नहीं किया मैं करूँगा, जो फादर ने नहीं किया मैं करूँगा। yeah, name, fame, and success, he everything achieved for his dad. It was a story. The same way Amal did it for me. क्या Because बात है! I also reached a particular situation in 2008 where everything was over. And the whole influence of the newer generation had come in, and I was nobody, gone. And I still remember my 15-year-old kid saying that to me. It was like history repeating क्या बात है! यू आर सीइंग इट ट्वाइस। twice. And once इट्स I saw it with my father, then I saw it with my son. And my son आके मुझे बोलता है, आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं दिन में आपके लिए इतना पैसा कमा दूंगा। मतलब दैट लेवल, तो इट वाज लाइक डेजा वू कि मेरे पिता के साथ हुआ, फिर अगले 25 साल के बाद मेरे साथ वही चीज़ हो रही है, वेयर आई एम सीइंग अ टफ जर्नी एंड माय सन इज सेइंग कि आई विल फुलफिल योर ड्रीम्स। तो वो क्रेडिट अन्नू को जाती है कि उसने बहुत सुपर सक्सेस देखी। नेशनल अवार्ड जब लिया तो मेरे पापा को न, दो सीन्स हैं एक्चुअली, लाइक क्या गॉडफादर यू बात है! कैन से, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये। एक फादर नेशनल अवार्ड ले रहा है और वो नेशनल अवार्ड लेकर वो छोड़ नहीं रहा है। और मैंने एक ऐसा दौर देखा जहाँ फ़िल्म फेयर अवार्ड की नाइट हो रही है, जहाँ पर मुझे कभी इनवाइट नहीं किया गया था एज़ अ कंपोज़र ऑल्सो और एज़ अ सेलिब्रिटी। उस शो के अंदर अमल को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर सूरज ध्रुवा के लिए मिला, और उसी इवेंट पे मैं हूँ हीरो तेरा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर आर डी बर्मन अवार्ड 2 फ़िल्म फेयर अरमान को मिले। तो बहुत जिस अच्छा। तरह मेरे पापा नेशनल अवार्ड अन्नू का नहीं छोड़ रहे थे, मैं अमल अरमान का दोनों अवार्ड फ़िल्म फेयर का पकड़ के पूरी रात सोता रहा, एंड आई वाज़ वीपिंग कि ये कैसे हो गया, ये कैसे करिश्मा हो गया। तो ये एक कमाल की जर्नी रही है, और मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने पापा से आइडेंटिफ़ाई कर सका कि हम लोग दोनों काफ़ी सिमिलर थे, एंड बोथ वेंट थ्रू यू नो। एंड आर्टिस्ट की जो लाइफ़ है, एक बहुत अच्छा सवाल है कि हाउ हाउ डज़ अ क्रिएटिव पर्सन क्रिएट फाइनेंशियल लॉजिक इन लाइफ। ये जो चैलेंज है ना संगीत ये की, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर आदमी 5 ही सक्सेसफुल होते हैं और 50 बिलियन लोग बनना चाहते हैं वो। तो आज यानी से 100 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। आज भी 5 ही लोग सुपर सक्सेसफुल हैं, करेक्ट है, और बाकी सब लोग एस्पायर कर और रहे हैं। डब्बू ये इंडिया, भारत हमारा देश जो है, एक्टिंग, म्यूज़िक, कला, टैलेंट भर-भर के है हमारे देश में, और सबको एक कलाकार बनना है, सबको एक सिंगर बनना है, सबको म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। तो आई थिंक ये यही एक दिस इज़ व्हाट बट दीज़ आर द बेस्ट टाइम्स, द बेस्ट टाइम्स। बेस्ट टाइम्स, बिकॉज़ क्या है, आज के इस दौर के अंदर डेफिनिटली अगर आप में टैलेंट है तो वो छुपेगा नहीं। वो किसी ना किसी तरह पब्लिक के सामने आएगा। फिर आप उसको कैसे चैनलाइज़ करेंगे, वो उस ज़माने में तो ऐसे भी मतलब लोग हैं ऐसे कमाल के, जैसे आज तक मुझे एक डायलॉग नहीं भूलता, मानस मुखर्जी करके शान के फादर थे।
and apparently it seems कि before the first film for which he had given music he died. पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करने के बाद उनको एक पिक्चर मिली, उस एक पिक्चर का म्यूज़िक उन्होंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ही कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे ऑफ द फ़िल्म। सो सारा जीवन लोगों का निकल जाता है। सक्सेस और स्ट्रगल दोनों ये या एक या अलग पल्लू है या और जितना सक्सेस हमको दिखता है हुँ। उतना ही स्ट्रगल और बहुत गहरा स्ट्रगल है जो आपने बोला कि फिल्म दे डोंट सी द सक्सेस कि वो फिल्म भी रिलीज हो या उनके गाने भी रिलीज हो। अब बहुत अच्छा लग रहा है डब्बू आपसे बात करते हुए। एक कमाल की बात ये है कि आज आप देखो सलीम खान साहब ने मुझे एक दिन ये कहा कि एक ऐसा समय आया था जब 7, 8, 10 साल तक जब उनकी स्प्लिट हुई थी जावेद और सलीम साहब सलीम की, जावेद। तो जब वो अकेले थे, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई कि यहाँ पे फ़ोन की घंटी नहीं बजती थी, तो हम चेक करते थे फ़ोन चल रहा है कि नहीं। और एक ऐसा दौर था जहाँ मैं दिन में फ़ोन उठा के रख देते थे, यार ये फ़ोन बजता रहता है। क्या बात है, क्या बात है, तो द थिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। क्या बात है। और एक आर्टिस्टिकल परस्यूट में ना, जो अकेलापन है और जो अधूरापन है ना, उसका जो वॉइड है, वो जो लार्जर ऑडियंस है ना, उसको पता नहीं है। बहुत पेनफुल भी है जर्नी। हाँ, हाँ, वो आप सिर्फ़ ट्रेजिक। पर्दे पे देखते हो सक्सेस, लेकिन उसके पीछे जो कहानियाँ हैं और कितने लोगों की कंट्रीब्यूशन है, आज एक अमल बनता है और एक अरमान बनता है, सक्सेसफुल होता है, लोगों तक पहुँचता है, लोगों का प्यार होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की एक हिस्ट्री होती है। आपकी 21 दिसंबर को आप एक कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, शो करने जा रहे हैं, जो आपने ज़िक्र किया था। उसके बारे में थोड़ा और बताएँ ज़रा? सो 21 दिसंबर को एक शो मैं कर रहा हूँ डब्बू मलिक लाइव, जिसका टाइटल है व्हिच इज़ डेडिकेटेड टू द पोएट्स ऑफ आवर कंट्री। एंड हमेशा जो क्रेडिबिलिटी है वो या तो सिंगर को मिल जाती है या कंपोज़र या एक्टर को, और पोएट शायद इतना ये छुप प्रोमिनेंस जाता है छुप पीछे। जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि उन शायरों की कहानी, उन लोगों की जो बैक स्टोरीज़ हैं, वो किसी तरह अपने शो के दौरान मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि शैलेंद्र भाई की क्या कहानी थी और हसरत जयपुरी की क्या कहानी थी, क्या योगदान था। हालाँकि लोग सब जानते हैं, तो और उनके जो सक्सेसफुल गाने हैं, उनको लाइव परफ़ॉर्म कर रहा हूँ मैं। एंड जैसे मैंने कहा कि ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि आने वाली यंगर जनरेशन उन महान संगीतकारों के और लेखकों के जो गीत हैं, उनको सीखें और आगे बढ़ें। जब वो दोनों काम कर रहे हैं, आप जो हमारे लेजेंड्स और ज्वेल्स हैं उनकी कहानियाँ और जो नए टैलेंट है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब इस म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है और हमारे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की जो आप इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू। एंड कीप ग्रोइंग एंड वी वुड लव टू keep hearing your music and keep doing the wonderful work you're doing, Dabbu. And again, thank you for coming on the show. It was a wonderful conversation with you. दिल से आपने बात की। आज हमें मालूम पड़ा कि म्यूज़िक जब आप देखते हैं यार सेलिब्रिटीज़ की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, कितना दर्द, कितना स्ट्रगल होता है। आज डब्बू ने खुद इनके फादर के बारे में, सरदार मलिक साहब के बारे में, उनका स्ट्रगल, डब्बू का एक स्ट्रगल देखा। तो ये मेरे ख़्याल से सबके लिए एक लेसन है कि लाइफ इज़ अप्स एंड डाउन्स होता है, वील हैव टू फाइट इट। ये हमारी खुद की ज़िंदगी है, कोई बाहर से आके आपके आके हेल्प नहीं करेगा, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, बट ये हमारी खुद की जंग है, हमारी खुद की ज़िंदगी है, हमें इसी को लड़ना है। लास्ट आपके अच्छा एक इसी को क्लोज़ करते हुए एक आपका कोई भी एक गुनगुना लीजिए एक गाना या एक। जिंदगी भर तेरी सांसें बनकर रहेंगे साथ हम, हर जन्म तेरे ही हैं हमको तेरी कसम, हमको तेरी कसम, हमको तेरी क्या कसम। बात! मज़ा आ रहा है। अम, संभाला है दिल को दिल, संभलता ओहो! नहीं, दिल पे तो कोई जोर चलता नहीं, ख्वाबों ख्यालों में
तेरी ही यादों में बह जाते हैं तो संभलते नहीं, संभाले ये दिल को दिल संभलता नहीं। तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ कि तेरे बिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैं जान जाओ। तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ।